नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। और मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं अपने दर्शकों से आग्रह कर लूं कि 10 जनवरी को लखनऊ में मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव कर रहे हैं। दुनिया के अच्छे विशेषज्ञ, भारत के जाने माने लोग आ रहे हैं। एक गंभीर चर्चा होती है। आप सबसे आग्रह है कि 10 जनवरी को अगर लखनऊ हो तो उसमें जरूर शिरकत करें। डिटेल्स अभी दे दिए जाएंगे और उसके अलावा आपके आर्थिक सहयोग की भी हमें आवश्यकता है। वो भी QR कोड इसमें है। उसकी इस आयोजन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके आर्थिक सहयोग की करने का आग्रह है। अबे भाई, सबसे पहली बात, प्रियंका गांधी की एक बड़ी हस्ती मुस्कुराती एक फोटो आई और मोदी जी के साथ बैठ के वो चाय पी रही हैं। मोदी जी क्या, वो पूरा बिरला जी हैं, मोदी जी हैं। और अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो उसमें जो एक डबल सीट सोफा था, 2 सिंगल सीटेड सोफे थे, तो एक पे मोदी जी और बिरला जी, राजनाथ सिंह, और ये एक अकेली सोफे पे बैठ के लग रहा था कि यही लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं, ये कांग्रेस, ये बीजेपी की बहुत पुरानी चाल है और मैं इसलिए इस पे मेरा घनघोर ऑब्जेक्शन है प्रियंका गांधी की उस चाय पार्टी में जाने का। आप किस हैसियत से गई थी? आप पहली बार की सांसद हैं? आप क्या इंदिरा गांधी की नथनी होने के कारण गई थी कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन की छोटी बहन होने के नाते गई थी? आप इस देश में ये जो काम कर रही हैं, आप कांग्रेस पार्टी को खराब कर रही हैं। आपके चीफ विप आपने के सुरेश को क्यों नहीं भेजा, एक सीनियर आदमी जो स्पीकर बन सकता था? आपने गौरव गोगोई को क्यों नहीं भेजा? आप किस हैसियत से वहां गई और वहां जाके मीठी मीठी बातें और ये सब करना? आपको लगता है कि क्या आपकी सूरत देख के और आपकी विद्वत्ता देख के लोग हैं? आप कांग्रेस के में राहुल गांधी की बहन है, इसलिए आपको ये सारी चीजें तवज्जो दी जा रही है। राहुल गांधी को तो हमने इस तरह से कभी नहीं देखा। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये एक सोची समझी रणनीति है बीजेपी की कि जो उधर का वीक लिंक दिखाई दे उसको इधर कर लो। प्रशांत किशोर से आप बात कर रही हैं, रात दिन राहुल गांधी को गाली देने वाला आदमी। आप जाके वहां अजीब अजीब लोगों से, राजीव शुक्ला आपके सबसे चहेते, जो बीजेपी को बेचने के पूरी तरह से हिमाचल बेच दिया था उन्होंने। आपकी जो टीम है उत्तर प्रदेश में, उसमें अब क्या कहा जाए, क्योंकि मुझसे भी बहुत से लोगों का दबाव आता है कि मत नाम लिया करिए, मत नाम लिया करिए। उस टीम ने जो सत्यानाश किया है उत्तर प्रदेश का आपके साथ मिलकर, उसकी भी हाल। पंजाब में आप नवजोत सिंह सिद्धू को लाके आपने क्या क्या किया। बिहार में आपने पप्पू यादव, आप हर जगह 2-4 लोगों को पाल लेती हैं। और अब आप, मैं इस पे इसलिए प्रोफेसर साहब इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये नहीं बोला गया तो लोग बोलेंगे नहीं। कांग्रेस में किसी की हिम्मत नहीं है। मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहता हूं, वहां प्रियंका गांधी किस हैसियत से गई और जो उन्होंने अच्छी अच्छी मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कही, उस पर एक आपकी टिप्पणी चाहता हूं प्रोफेसर आबेद। देखिए, प्रियंका गांधी का जो राजनीतिक जीवन है, मैं उसको 3 हिस्सों में बांट के देखता हूं। पहला हिस्सा वो है जब वो सिर्फ अमेठी और रायबरेली की चुनाव प्रबंधक थी। मैं चुनाव प्रबंधक कहता हूं, चुनाव के वक्त ही वो सामने आती थी या चुनाव के लिए काम करती थी। वो हिस्सा जो है बिल्कुल विवादहीन है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और उस हिस्से में देख के उस वक्त प्रियंका गांधी गतिविधियों को देख के लगता था कि इस बंदी में कुछ एक खास तरह की बात है। जिस दिन से मौका मिला, उस दिन जब ये मुट्ठी खुलेगी तो ये लाख की मुट्ठी साबित होगी। पता नहीं, कार्यकर्ताओं के अंदर ये चमत्कार पैदा कर देगी। जनता, मतलब ये इंदिरा गांधी की छवि उनमें देखी जाती थी। वो एक ऐसा, काफी लंबे समय तक ये चला और वो उन्होंने, मैं ये कहूंगा कि तारीफ करूंगा, उन्होंने कामयाबी के साथ उस चीज को निभाया। लेकिन जब उन्हें उत्तर प्रदेश में राजनीति में उतारा गया, उस दिन पूरे दिन मैं टीवी पे था और सारे टीवी चैनल प्रियंका गांधी को दिखा रहे थे। राहुल गांधी भी उनके साथ थे। प्रियंका गांधी उस पूरे कार्यक्रम में एक शब्द नहीं बोली और उसके बाद तक उसकी फिर यात्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं तक रही, वो वाली यात्रा उनकी। और उस पूरी अवधि में प्रियंका गांधी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। और मुझे लगा कि भाई जब ये मुट्ठी खुली तब निकला मुट्ठी में लाख नहीं था, बल्कि खाक था। मुट्ठी में खाक थी, कुछ नहीं निकला उस मुट्ठी में। और इसी अवधि में उन्होंने ये दिखाया कि उन्हें राजनीतिक रूप से लोगों की कोई पहचान नहीं है, कैसे लोगों को अपने साथ रखना चाहिए इसके बारे में उन्हें कोई विचार नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू का आपने नाम लिया, पप्पू, मतलब उन्होंने भी ऐसे तमाम लोगों के साथ, ऐसे तमाम लोगों को कांग्रेस में आगे बढ़ाया जो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हुए, उसकी एकता के लिए नुकसानदेह हुए। ये सब प्रियंका गांधी ने किया।
इसमें एक और उन्होंने काम किया जो घोषित रूप से नहीं किया, जो केवल हमें और आपके जैसे लोगों को पता है। प्रियंका गांधी का जो अपना दायरा था, जिस दायरे के अंदर वो ऊपर से देखने में नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक लगने वाले लोग उनके साथ रहते थे, उनके मैनेजर थे। जैसे मान लीजिए कोई वकील हो सकता है उसके अंदर, कोई आईटी विशेषज्ञ होता है, मैं जानता हूं उन लोगों को, इसलिए मैं कह रहा हूं। वो लोग प्रियंका गांधी के इनर सर्किल में थे और वो लगातार लोगों से मिलकर कई तरीकों से ये बताने की कोशिश करते थे लोगों को कि देखिए, कांग्रेस का भविष्य तो प्रियंका गांधी में है, राहुल गांधी में नहीं है। इस आदमी ने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं, इस आदमी ने मनमोहन सिंह का वो पन्ना फाड़ा, वो सब फाड़ दिया, उसकी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री की बेइज्जती की, इससे मनमोहन सिंह की छवि कमजोर हुई और उसके मुकाबले नरेंद्र मोदी को एक एक एक, एक मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में अपनी छवि स्थापित। ये तमाम बातें प्रियंका गांधी के इनर सर्किल द्वारा लोगों के बीच में की जाती थी। दिल्ली में बैठा हूं मैं, दिल्ली में सब जगह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, हैबिटेट सेंटर में इस प्रकार के लोग जो हैं वो सक्रिय रहते हैं और वो लोगों के कानों में फुसफुसा के जो है ना, अपने ऑब्जर्वेशंस जो है इस तरह करते हैं जैसे कि बड़ी हमदर्दी की बात वो कर रहे हो, मतलब, और इस तरह से चीजें फैलाई जाती हैं। ये प्रियंका गांधी, तो एक तरह से देखा जाए तो वो राहुल गांधी के साथ में वो ग्रुप जो था, पता नहीं प्रियंका गांधी चाहती थी कि नहीं चाहती थी, लेकिन प्रियंका गांधी का वो ग्रुप लोगों के बीच में इस तरह की बात ले जाता था। ये उनके राजनीतिक जीवन का दूसरा हिस्सा है, जिसमें उनकी वजह से कांग्रेस को तरह तरह से नुकसान पहुंचा। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अकेले प्रियंका गांधी को ये श्रेय जाता है। और वो राहुल गांधी के, कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के एक कंपटीटर के तौर पर, प्रतियोगी के तौर पर धीरे धीरे उभारी जाने लगी। अब उनके राजनीतिक जीवन का तीसरा दौर शुरू होता है, वो है वायनाड से एमपी बनने का। जब वो वायनाड से सांसद बनी, तब उनके राजनीतिक जीवन का तीसरा दौर शुरू हुआ। और उसके बाद में अब वो तीसरा दौर अब चल रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। इसकी ऊपर अभी आपने टिप्पणी की, यहां भी वो अब कांग्रेस के अंदर अपने आप को एक स्वतंत्र नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ती है। उन्होंने संसद में भाषण दिए अच्छे, इसमें कोई शक नहीं, सब लोगों ने सराहना की, हम लोगों ने भी उसकी सराहना की, सभी ने सराहना की उसकी। लेकिन उनकी जो दूसरी गतिविधियां हैं, जैसे प्रशांत किशोर के साथ बातचीत करना या इस ओम बिरला की चाय पार्टी में जाना, वो क्या, अभी भी ये सवाल है, क्या वो पार्टी के आला कमान की एक सामूहिक सहमति है उसमें कि भाई प्रियंका गांधी ये सब काम करें? मुझे नहीं मालूम है, आपको मालूम है तो आप बताइए। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस बात पर सहमत हैं कि वो ऐसा करें, वो प्रशांत किशोर से मिलें, वो ओम बिरला वाली पार्टी में जाएं? क्या पार्टी की तरफ से उन्हें कहा गया है या वो अपनी मर्जी से गई हैं? भाई, कांग्रेस का जो 4 लोगों का आला कमान है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या इन बाकी 3 लोग मानते हैं कि ये ठीक कर रही हैं वो? ये सब सवाल हैं। मैं सिर्फ एक चीज जोड़ दूं। देखिए, ये बीजेपी की बहुत सोची समझी रणनीति है। उन्होंने प्रियंका गांधी को सिंगल आउट किया, जैसे होता है ना कमजोर कड़ी कौन, उनको बुलाया। और प्रियंका गांधी, अगर आप खुद ही सोचिए, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे से कहेंगे कि मुझे बुलाया गया, मैं जाऊं कि ना जाऊं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहेंगे? उनको कहना पड़ेगा कि आप जाइए। सोनिया गांधी क्या कहेंगी? उनको कहना पड़ेगा आप जाइए। मेरा कहना यह है कि ये अगर किसी ने कहा भी, तो अगर प्रियंका गांधी इतनी नेव हैं कि बीजेपी के बुलावे पे वो दौड़ी दौड़ी चली जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में ना कांग्रेस ना विपक्ष उनके नेतृत्व में सुरक्षित है। ठीक है, अपना भाषण दे लेती है, वो जो भाषण दे लें अपना कर लें, लेकिन इट एंड्स देयर। वो कोई लॉन्ग टर्म विपक्ष का होप नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। नहीं, मैं मोटे तौर पे आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, प्रियंका गांधी का जो पहला राजनीतिक जीवन का जो पहला हिस्सा था, वही हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह विवादहीन था। दूसरा हिस्सा तो विवादों से बहुत भरा हुआ है, उसमें उसका तो आकलन होना चाहिए कि दूसरे हिस्से में उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया कि फायदा पहुंचाया। उन्हें उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया, बात बिल्कुल नहीं आगे बढ़ी। जब उत्तर प्रदेश से छूट के बाहर आ गई, तभी उत्तर प्रदेश में कुछ समाजवादी पार्टी के साथ संयोजन करके कुछ कांग्रेस ने कुछ ब्रेक थ्रू वहां पर कर पाया थोड़ा बहुत, जिसका फल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों में दिखाई पड़ता है। बाकी उनका नहीं है, तो उनके साथ ये समस्या है। अब यही है कि भाई, आला कमान का एक बंदी जो है वो इस तरह की गतिविधियां कर रही है, बाकी 3 को उसे नियंत्रित करना चाहिए।
अगर बाकी मैं तो इस बात से आपकी सहमत नहीं हूं कि अगर वो उनको निमंत्रण मिला और लोगों से कहती हैं तो लोगों को कहना पड़ेगा कि वो चली जाए। भाई क्यों से कहा जा सकता है? जरा सोच लीजिए इस बात पे कि फायदा, भाई हमारे घर में ही मान लीजिए बाप बेटे में और भाइयों में बातचीत हो रही है बैठी हुई, जो घर चलाते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या आ गई तो बाकी लोग कहेंगे यार सोच समझ के कदम उठाओ, तुम्हारे वहां जाने का लोग इस काम का तुम्हारा गलत फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हम लोगों की छवि खतरे में पड़ सकती है, सारी बातें की जा सकती हैं। बाकी टीम को चाहिए कि इनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उनको नियंत्रित करें। नियंत्रित का मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाएं या उनको बेड़ियां पहनाई जाएं। नियंत्रित का मतलब ये है कि उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचें कि उसका फायदा और नुकसान क्या है। भाई प्रियंका गांधी की हैसियत तभी तक है जब तक कांग्रेस पार्टी जीवित है, आगे बढ़ रही है। जिस दिन तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी ठप हो चुकी है, उसमें कोई गति नहीं है, उस दिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तीनों खत्म हो जाएंगे, या तो अपने घरों में चुपचाप बैठे होंगे या जेलों में पड़े होंगे। भाई देखिए जो आजकल सत्ता है, ये सत्ता, इसको अगर मौका मिलेगा तुम तीनों को परमानेंटली जेल भेज देगी। अभी जेल भेजने में उसको नुकसान दिखता है इसलिए वो नहीं कर रही है ऐसा। उसके पास सामग्री नहीं भी होगी जेल भेजने की तो सामग्री गढ़ लेगी, सामग्री बना लेगी और इनको भेज देगी जेल। आप लड़ते रहिए फिर मुकदमा, या फिर इस हालत में पहुंचा देगी। उनकी जो पॉलिटिकल एफिकेसी है, उनकी जो राजनीतिक प्रभावकारिता है, जिस दिन वो जीरो हो जाएगी उस दिन घर में बैठना पड़ेगा। सोनिया गांधी केवल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राजीव गांधी की विधवा रह जाएंगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा सोनिया गांधी में, उन्हें घर में बैठना पड़ेगा पूरी तरीके से। जी 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 प्रोफेसर, मैं एक और चीज एप्स्टीन फाइल पे बहुत एक छोटी टिप्पणी इसलिए कि एक बड़ा वो था, पूरे देश में था कि भूचाल आ जाएगा, लेकिन भारत के कुछ लोगों के नाम आए, उसमें हरदीप सिंह पुरी साहब, वो कई बार वहां जाते आते रहते थे। अनिल अंबानी, वो कई बार जाते आते, मतलब उनका एक्सचेंज ऑफ ईमेल आया कि किस तरह से वो करते थे। और ये सारे लोग इस समय देश में ऐसी जगह पे हैं। अनिल अंबानी कुछ रक्षा का उत्पादन कर रहे हैं, हरदीप पुरी साहब मंत्री ही हैं, कुछ लोगों के नाम और शायद आएंगे। मैं इस पे एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि इसके बाद और कुछ सवाल हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। एप्स्टीन का सेक्स स्कैंडल अमेरिका को भंवर में उसने डाल दिया। अमेरिका एप्स्टीन के भंवर में फंसा हुआ है। जो राष्ट्रपति, जो अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उन राष्ट्रपति का ही नाम उसके अंदर है। दुनिया के सबसे बड़े टेक जो मालिक हैं बिल गेट, उनका नाम उसके अंदर है। उसमें दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर जो भाषाओं के रहे, नोम चोम्स्की, इज्जत की जाती है, मैं भी बड़ी इज्जत करता हूं, उनका नाम उसके अंदर है। तो पता नहीं अमेरिका का जो इलीट है, चाहे बौद्धिक इलीट हो, चाहे फाइनेंशियल इलीट हो, चाहे पॉलिटिकल इलीट हो, भाई पॉलिटिकल इलीट राष्ट्रपति, फाइनेंशियल इलीट बिल गेट, इंटेलेक्चुअल इलीट नोम चोम्स्की, और कौन सा इलीट रह गया? सारे इलीट उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। इससे पहले भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े सेक्स स्कैंडल हुए हैं, लेकिन आज तक कभी भी भारत के भी लोग उसमें फंसे हो सकते हैं, इसकी चर्चा कभी नहीं हुई, अफवाह के तौर पे भी नहीं हुई। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में जबरदस्त रूप से भारत में चर्चा है कि उसमें किसी भारतीय व्यक्ति के नाम है, किसी मंत्री का नाम है, कोई बड़ी हस्ती है भारत की जो उसमें फंसी हुई है। और सोशल मीडिया पर तो ये चर्चा बहुत गर्म है। अब हालांकि आज एप्स्टीन फाइल पूरी खुल जाएगी, देर सवेर की बात है, थोड़ा समय और है उसमें, उसके बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगी कोई है कि नहीं है। लेकिन ये चर्चा होना ही इस बात को बताता है कि आज के समय में जब किसी को बड़े पदों पर रखा जाता है तो उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता पूरी तरीके से। और भारत का जासूसी सिस्टम जो है, नहीं, भारत का जो खुफिया विभाग है वो काफी कमजोर है। हम जानते हैं कि वो ऐसा है कि वो जैसे किसी का डोसिए उसके पास है, और अगर सरकार पूछती है इसका डोसिए देख के बताओ आदमी सही है, तो अगर आदमी सही हो तो उसको हम जिम्मेदारी दे देते हैं। तो वो सोचता है कि ये राजनीतिक नेता, इसने हमसे पूछा है, मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने, ये चाहता क्या है दरअसल, तो उसकी इच्छा के मुताबिक वो जानकारी देता है उसको। अगर वो आदमी सकारात्मक, मतलब वो आदमी ग्रीन लाइट देना चाहता है उस व्यक्ति को, तो ऐसी जानकारी देगा उसको ग्रीन लाइट मिल जाए। अगर वो चाहता है कि रेड लाइट देना चाहता है तो ऐसी जानकारी देगा इससे रेड लाइट मिल जाए। इस तरीके से भारत में होता है। इस चक्कर में क्या होता है कि अवांछित किस्म के लोग
जो लफ्फाज किस्म के हैं। हमारे हरदीप पुरी का आपने नाम लिया, मुझे नहीं पता एप्सिलॉन फाइल में है कि नहीं, लेकिन वो काफी लफ्फाज किस्म के आदमी है। जिस तरह की वो बातें बोलते हैं उससे लगता नहीं है कि ये आदमी कभी इतने बड़े पद पर रहा होगा। और जो एक बड़े ब्यूरोक्रेट के अंदर जो संयम होता है बातचीत में, वो संयम हरदीप पुरी के पास नहीं है। और अभी अभी तो जो चुनाव आयोग के सवाल पर और राहुल गांधी के सवाल पर जिन तथाकथित बड़ी हस्तियों ने वो पत्र लिखा था, उसमें हरदीप पुरी की पत्नी भी शामिल थी, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। तो ये अपने आप में इस सरकार के ऊपर एक टिप्पणी है। आखिरकार इसके खिलाफ अफवाहें भी कैसे उड़ गई इसकी, अगर कोई व्यक्ति तो। और देखिए, अगर किसी व्यक्ति का नाम निकल आया, हम नहीं कहते कि निकल आया, तो उससे बड़ी बदनामी होगी। जी भाई अमेरिका में तो अमेरिकन संस्कृति तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, उनके साथ तस्वीर आई, उन्होंने कह दिया व्हाट्स द बिग डील, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में नहीं चलेगा कहने के लिए बिग डील, यहाँ तो बहुत नुकसान होगा। जी जी। मैं अब अबे भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि उस पर बहुत से लोग कर रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और ऐसे समय में मोदी जी और राहुल गांधी दोनों लोग विदेश यात्रा पे थे। अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। मेरा आपसे बहुत स्पेसिफिक एक प्रश्न है। राहुल गांधी जर्मनी गए, जैसा बताया गया कि इंटरनेशनल ओवरसीज कांग्रेस का एक कोई सालाना जलसा था, उसमें गए थे। और एक 117 पार्टीज का एक प्रोग्रेसिव अलायंस है दुनिया का, जो इस समय वहां एक बैठक करके दुनिया की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को कैसे सुधारा जाए, उसको बचाया जाए, उस पर एक चर्चा थी, उसमें भाग लेने गए थे। दूसरी तरफ मोदी जी 3 देशों की यात्रा में गए, जिसमें जॉर्डन में उनको जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है वो भी नहीं दिया गया, कोई आया ही नहीं लेने एक तरह से। और जबकि छोटे मोटे लोग जाते हैं तो उनको उनका किंग और कौन कौन लोग आते हैं। मैं कंट्री एज सच, मोदी जी को कुछ वो भी मिल गए, उनको कुछ जो वो पदक लेने में वो रहते हैं कि हाईएस्ट ऑनर और ये ऑनर, कोई 50 लाख का देश, कोई 20 लाख का देश, कोई 2 लाख का देश, इस तरह के देशों में यात्रा करते हैं। एज अ कंट्री कोई टेक अवे राहुल गांधी का इन जर्मनी, जब वो बीएमडब्ल्यू प्लांट जाते हैं, उनके ऊपर हमला बोल दिया गया, उन्होंने कहा। और जब मोदी जी 3 देश की यात्रा में आते हैं, देश को क्या मिला या क्या खोया? मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहता हूं। भाई इसकी अगर हम इसका पता लगाना चाहते हैं तो भारत की विदेश नीति आज किस मुकाम पर खड़ी हुई है, उसके आईने में हमें देखना पड़ेगा कि मोदी जी ने जो जबरदस्त यात्राएं की हैं, जिनके अंदर कल एक आंकड़ा मेरे पास आया था कि 2020 से लेके अभी तक पिछले 5 साल में मोदी जी की विदेश यात्राओं पर करीब 362 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मतलब उसमें सबसे ज्यादा महंगी उनकी यात्राएं रही हैं, अमेरिका की यात्राएं रही हैं। और उसके बाद उन्होंने जब पहलगाम हमला हुआ था, उस वक्त जो सऊदी अरब की यात्रा पे थे, जो केवल आधे दिन की यात्रा साबित हुई, उस पर अनाप शनाप रुपया खर्च हुआ। और उसमें एक होटल का चार्ज शामिल है। होटल में खुद भारत सरकार ने एक आरटीआई क्वेरी के जवाब में जानकारी दी है कि होटल पे बहुत रुपया खर्च किया गया, जबकि मोदी जी की सारी आवभगत का जिम्मा तो सऊदी अरब की सरकार के ऊपर था। उसके बाद उस होटल में बहुत बड़े करोड़ों रुपए उस होटल के किराए पे खर्च किए गए। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि ये तो उसका दूसरा पक्ष है, लेकिन भारत की विदेश नीति आज बहुत बुरी हालत में है। भारत के इतिहास में कभी भी विदेश नीति की इतनी बुरी हालत नहीं हुई। एक कोई छोटा मोटा देश भी भारत के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, खासतौर से आतंकवाद और पाकिस्तान के संबंध को लेकर। भारत स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत में जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, पाकिस्तान उसका स्पॉन्सर है, पाकिस्तान में से सारा नियोजन होता है, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए होते हैं। और पाकिस्तान बाकायदा इसको, भारत को छोटे छोटे कट्स देने के लिए, छोटे छोटे घाव देने के लिए इस आतंकवाद का इस्तेमाल करता है। ये बात दुनिया का और कोई देश नहीं कह रहा है। यही भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी नाकामी है। भारतीय विदेश नीति की दूसरी सबसे बड़ी नाकामी यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है सारी दुनिया में। चीन पहले से तरजीह दे रहा था, अमेरिका ने बहुत ज्यादा तरजीह दी उसको, हद से ज्यादा तरजीह दी। मैं तो आश्चर्यचकित हूं जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान शायद उनके परिवार को बहुत फायदा पहुंचा रहा है। उनके बेटे का ऑफिस कराची में और दूसरी जगहों पर बड़ा खुल गया है। तो ये स्थितियां हैं। तो विदेश नीति जब आपकी बहुत ही खराब स्थिति में हो, उस वक्त प्रधानमंत्री के इन लगातार बार बार होने वाले दौरों का कोई मतलब नहीं है। दूसरे, इन दौरों का संबंध प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अडानी से भी होता है। गौतम चूंकि इथियोपिया में
गौतम अदानी की दिलचस्पी थी कि वहां पे सोने की खानें हैं कि उसका उन्हें खनन का ठेका प्राप्त हो जाए। और ये माना जाता है कि वो इथोपिया गए थे भी प्रधानमंत्री, तो वो आप कुछ दिनों बाद उनको वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। पूरा गौतम अदानी का जो गौतम अदानी की संपत्ति में जो बढ़ोतरी हुई है, उनका जो कद बढ़ा है, उस कद में प्रधानमंत्री के दौरों के साथ उसका सीधा संबंध है, विदेशी दौरों के साथ में। तो ये स्थितियां हैं। तो प्रधानमंत्री, दूसरी बात यह है कि डिप्लोमेसी में लोग बड़े चालाक होते हैं, वो जानते हैं कि फलाना नेता क्या पसंद करता है। अगर फलाना नेता को कुछ खास तरह की खाने की चीज पसंद है, तो जब वो आएगा तो उसको वही वहां बना के खिलाएगा। अगर फलाना नेता को विदेशी दौरों में कुछ सैर करना पसंद है, मॉन्यूमेंट्स देखना पसंद है, तो वो सारे इंतजाम किए जाएंगे। जैसे भारत में हम सब लोग जानते हैं, जो आता है वो ताजमहल देखने जाता है, तो हर एक के लिए ताजमहल देखने का इंतजाम किया जाता है। अब उसको वो अपने देश में बताया कि हमारे लिए विशेष सुविधा दी गई और हमें ताजमहल देखने के लिए बैठा ले जाया गया, उसकी कोई तुक नहीं है। लोगों को पता है कि मोदी जी को पदक लेना पसंद है, मोदी जी को पटका पहनना पसंद है, और मोदी जी को गले लगना पसंद है। तो अगर नेता को पसंद नहीं है, विदेशी नेता को, तब भी वो मजबूरी मोदी जी के गले लगता है, उनको एक पटका पहनाता है, एक पदक देता है मोदी जी को। हर जगह ये होता है। भाई ऐसा क्या है जिसकी वजह से हर देश, छोटे छोटे देश जो है ना, पदक देता? क्योंकि एक बहुत छोटा देश जो है भारत के साथ, भारत को क्या फायदा पहुंचा सकता? कुछ नहीं। तो भारत के साथ वो अच्छे संबंध रखना चाहता है, तो प्रधानमंत्री को एक मान लीजिए सम्मान देना है, पदक देना है, एक मानपत्र भेंट करना है, एक गमछा पहनाना है, तो उसके लिए वो करने के लिए तैयार है। तो पूरे का पूरा खेल जो है वो मोदी जी की व्यक्तिगत रूप से उनका चेहरा चमकाने का खेल है। और इस चक्कर में जो कीमती चीज कुर्बान की गई है, वो है भारत की विदेश नीति। उसको पूरी तरीके से कुर्बान कर दिया गया है। मैं एक और इसी से, क्योंकि विदेश नीति की बात चल रही है, एक चिंताजनक बात हो गई है बांग्लादेश से। बांग्लादेश को पूरी तरह से हमारा एक बहुत ही अहम सहयोगी था, बांग्लादेश का वजूद आने में हमारा एक अहम रोल रहा, हरदम उनको रखे। लेकिन अभी हाल के दिनों में भारतीय मिशन पे बांग्लादेश के एक ग्रुप है, उसने हमला किया और उसने कहा कि भारत की धरती से बांग्लादेश विरोधी जो पार्टीज है उनको प्रश्रय दिया जा रहा है, और यहाँ पे उस तरह की बात हो रही है। इशारा साफ साफ शेख हसीना की तरफ था। और ये भी फैक्ट है कि शेख हसीना ने भारत की धरती पर रहते हुए बहुत से कार्यक्रमों में लाइव, मतलब डिजिटली उसको हिस्सा लिया, अवामी लीग की कई पार्टीज को बोला। ऐसे में एक ऐसा देश जो उनकी इंटरनल है, शेख हसीना अच्छी हैं बुरी हैं, जो है वो जो करें, उसमें एक बड़ा फैक्टर अडानी जी भी आ जाते हैं, क्योंकि अडानी जी ने जिस तरह से जाके मूर्ख बनाया, सबको मूर्ख बनाया, या सबने जो उस भ्रष्टाचार में सब लिप्त थे। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि ये बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं वो इस समय खराब हो रहे हैं। भारत को बुला के कहना पड़ा कि भाई ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, काफी कुछ हुआ है। और ऐसे में शेख हसीना को यहाँ रख के और वो राजनीतिक बयान देते रहे और यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए मोदी जी उनको वाह 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 करते रहे, मैं इस पे एक टिप्पणी चाह रहा हूं। देखिए, शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, वो भारत की पनाह में है। भारत ने एक तरह से उन्हें, एक तरह क्या, बिल्कुल सही बात है, भारत ने उनको सुपरिभाषित अर्थों में राजनीतिक शरण दी है। राजनीतिक, जब किसी नेता को राजनीतिक शरण दी जाती है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, और वो प्रोटोकॉल फिक्स है, निर्धारित है प्रोटोकॉल, कि वो आदमी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अब मैं एक दूसरी महिला का नाम लेता हूं, तस्लीमा नसरीन, वो भी बांग्लादेश की हैं। उन्होंने एक लज्जा नामक उपन्यास लिखा जिसमें बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर जब वहां पर अत्याचार हुआ तो उन्होंने उसके ऊपर एक उपन्यास लिखा, लज्जा। वो बहुत अच्छा उपन्यास है, सबको पढ़ना चाहिए कि वहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या सलूक कट्टरपंथी मुसलमान कर रहे थे। उसके बाद में उनको वहां पर सताया गया और उन्हें बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ा। भारत ने उनको शरण दी, वो लगातार भारत की पनाह में है और शरण दे रही। तो उनके कुछ प्रोटोकॉल हैं कि वो कहाँ जा सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, कितना बोल सकती हैं, कितना नहीं बोल सकती हैं। ये सब ऐसा नहीं है कि वो भारत के एक सामान्य नागरिक की तरह भारत में आचरण करेंगी। ऐसा तो ना कि भारत में वो वोट देने लगेंगी, मतलब मैं बता रहा हूं उस बात को। लेकिन शेख हसीना को भारत की सरकार ने भारत में बैठकर, भारत की शरण में बैठकर राजनीति करने की इजाजत दे रखी है। वो यहां बैठकर बाकायदा पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती। मान लो वहां पे उनको एक वो आया, एक अदालत ने फैसला दिया, उनको फांसी की सजा सुना दी गई। उस फांसी की सजा पर शेख हसीना का वक्तव्य इस तरीके से भारत में छपता है
इस तरीके से आता है। शेख हसीना को अपना बचाव करने का अधिकार है, उसके लिए वो वकीलों का इंतजाम करें, वो लड़े चुनाव, वहां पे वो वहां पर मुकदमा लड़े, और वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चली जाए, कुछ भी करें, उसमें कोई बात नहीं है। हर आदमी को अपना बचाव करने का अधिकार है। लेकिन वो यहां पर रहकर बाकायदा राजनीति कर रही हैं, अपनी पार्टी यहां बैठ के चला रही हैं, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, और भारत सरकार को भी इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। देखिए, शेख हसीना भारत के गले में हलक में अटकी हुई है। भारत ना उनको निगल सकता है, ना उगल सकता है, ऐसी स्थिति है। और जब तो ऐसी स्थिति रहेगी, बांग्लादेश से भारत के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहेंगे, और वही है। और उसमें वहां पर जो रहने वाले भारतीय हैं, उनके लिए हमेशा दिक्कतें रहेंगी। भारत सरकार को फूंक फूंक के कदम उठाना चाहिए। शेख हसीना को एक राजनीतिक शरणार्थी की जो हैसियत है वो याद दिलानी चाहिए कि वो इससे आगे नहीं बढ़ सकती। इससे भारत को कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। वैसे भी भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध बड़े मधुर नहीं है। बांग्लादेश से और भारत उसके संबंध अगर शत्रुतापूर्ण होंगे तो बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान की गोद में और चला जाएगा, और भारत अपने पड़ोस में दुश्मनों को पालेगा। जी। मैं अभी भाई इसलिए एक वक्तव्य का जिक्र कर दूं। मैंने पहले सोचा था कि ठीक है, कोई बूढ़ा आदमी है। ये नीतीश जी बिल्कुल सेनाइल हो गए हैं, जिसको कहेंगे। अब अगर एक सार्वजनिक फंक्शन में जाते हैं, एक महिला हिजाब लगा के वो आती है, उसको हटा के फेंक देते हैं। मतलब इस पे तो कायदे से तो मुकदमा होना ही होना चाहिए। वो जो किए उसके बाद उसको जिस तरह से भारत की मीडिया कई बहुत से एंकर्स डिफेंड करती हैं, मुझे इस पे जरा ताज्जुब हो रहा है। क्योंकि एक तो बिल्कुल साइलेंट है लोग। नीतीश जी ये नहीं कर सकते, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नीतीश जी की अगर तबियत खराब है तो उनको सरकारी खर्चे में मिलेगा, उनका इलाज कराया जाए, इसमें कौन सी दिक्कत है। ये इस पे एक टिप्पणी करना जरूरी है, क्योंकि अब ये लोग ऐसे हो गए हैं कि कुछ भी करें और सब लोग उसको चुपचाप सुनते रहे। देखिए, नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो या जो मजबूरी में कर रहे हैं, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कर रहे हैं, वहां पे जो सबसे बड़ा सवाल उसके साथ उठता है वो है संविधान का। भारत का संविधान एक खास तरह का संविधान है, जो कि पश्चिमी देशों को उपलब्ध नहीं है। पश्चिम के देशों की नकल नहीं है। भारत प्रभावित है, अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, लेकिन उसके अंदर कुछ मौलिक बातें हैं जो इन संविधानों से अलग हैं। और सबसे बड़ी मौलिक बात यह है कि व्यक्ति को अधिकार देने के साथ साथ भारत के संविधान में समुदायों को भी अधिकार दिए गए हैं। कम्युनिटी राइट जो है वो भारत के लोकतंत्र की और संविधान की विशेषता है। हर समुदाय को, हर धार्मिक समुदाय को अपने सांस्कृतिक अधिकारों का, अपने तरह की वेशभूषा पहनने का, अपने तरह की शिक्षा प्राप्त करने का, अपने तरह का भोजन करने का, अपने तरह की पूजा पद्धति का उपभोग करने का, इस्तेमाल करने का संविधान सम्मत अधिकार है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप कृपा कर रहे हैं किसी के ऊपर। हम निजी तौर पे पर्दा प्रथा के खिलाफ हो सकते हैं भी। आप भी पर्दा प्रथा के खिलाफ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाजार में जाके लोगों का पर्दा खींचते फिरें। अच्छा, तो और जितने भी लोग जो नीतीश कुमार ने किया, उसको दो तरह का समर्थन प्राप्त हो रहा है, और वो दो तरह का समर्थन मिलाकर तकरीबन 100% हो गया है। जो लोग मौन हैं वो मौन समर्थन दे रहे हैं, जो लोग मुखर हैं वो मुखर समर्थन दे रहे हैं। और जब ये कहा जाता है कि भारत इस्लामिक देश नहीं है, तो उसके पीछे धमकी होती है कि भारत दरअसल हिंदू देश है। उसके अंदर छिपा हुआ वाक्य ये है, अगर हम बार बार कहें भारत इस्लामिक देश नहीं, तो अरे भाई तो क्या है भारत फिर? इसका ओवर्स, इसका उल्टा तो भारत हिंदू देश है। तो ये सब कहा जा रहा है। एक से घटिया किस्म के लोग, इसमें गिरिराज सिंह शामिल हैं, एक से रद्दी, संजय निषाद, ऐसे लोग जो हैं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती, इन लोगों को वाणी के ऊपर संयम नहीं है, इन्हें कानूनी स्थिति का भान नहीं है, इन्हें संवैधानिक स्थिति का भान नहीं है, इन्हें ये नहीं पता है कि जो वो कर रहे हैं उसका दूरगामी राजनीतिक नुकसान कितना हो सकता है। पूरे सार्वजनिक जीवन में जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, वो चर्चाएं भी धीरे धीरे करके और उनका स्तर गिरता जा रहा है। तो ये इस तरह के तमाम प्रकरण, और देखिए उनकी मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए, बहुत हो चुका है अभी। वो प्रधानमंत्री हैं और अभी चुनकर प्रधानमंत्री हुए हैं, जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि उनको एक इंजेक्शन लगता है रोज, बड़ा इंजेक्शन लगता है, उससे 2-3 घंटे तो उनकी तबीयत ठीक रहती है। उस वक्त तो बिल्कुल वो सामान्य होते हैं। जैसे जैसे उसका असर कम होता है उस इंजेक्शन का, उसके बाद से फिर वो उनका मामला पटरी से उतरना शुरू हो जाता है। तो ये सब पता नहीं, ये भी मेरे पास कोई बहुत प्रामाणिक बात नहीं है, लेकिन ये बातें बहुत चर्चा में है।
उनकी बाकायदा एक मेडिकल रिपोर्ट आनी चाहिए, उनका जम के इलाज होना चाहिए। आजकल दुनिया में आयुर्विज्ञान बहुत विकसित हो गया है, हर चीज का इलाज हो सकता है। हालांकि शरीर की एक सीमा है इलाज को झेलने की, वो सब भी देखना पड़ेगा उन लोगों को। जी जी ये जी स्थिति है। मैं समझता हूँ जो हो रहा है, जो नीतीश कुमार ने किया है, वो बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत निंदनीय है। नीतीश कुमार की तरफ से वो जिद कर रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे, तुरंत खेद व्यक्त करना चाहिए, उससे उनका कद और बढ़ जाएगा। जी। मैं बस चलते-चलते अभय भाई इतना ही कह दूं कि मुझे तो कभी-कभी ये लगता है कि कुछ लोग इस तरह के लफंगे और आवारा बहुत से होते हैं, जो कहीं न कहीं इस तरह की बात करते रहते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह और संजय निषाद जब अपने घर जाते होंगे, तो अपने घर की महिलाओं से कैसे आँख मिलाते होंगे और वो इनके बारे में क्या ओपिनियन रखती होंगी। मुझे तो दया आती है कभी-कभी इस तरह के लोगों के, इस तरह के परिवार के ऊपर। आपका चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोफेसर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।